आज की इस नवीन क्लास में दूर दराज से ज्ञानार्जन करने वाले सभी विद्यार्थियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आज इस अर्थशास्त्र की नवीन क्लास में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए, और आज हम इस समष्टि अर्थशास्त्र का जो ये द्वितीय चैप्टर है, इस चैप्टर को जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, ताकि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़कर अच्छे से ज्ञानार्जन करके आप परीक्षा के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको, अच्छे से अच्छे नंबर ला सको, और उन नंबरों के साथ आप अपने परसेंटेज का जो लेवल है उसको बढ़ा सको, है ना। तो आइए, आज हम ऐसे महत्वपूर्ण पर्सनों का अध्ययन करेंगे जो पर्सन वाकई परीक्षा में आने के लायक है, और उन परीक्षाओं का अध्ययन करके हम अपने भविष्य का उज्ज्वल की ओर ले जाने में और उस उज्ज्वलता को बनाए रखने में सदैव तत्पर रहते हुए कामयाब रहेंगे। आइए, ऐसे प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। अब बिना देर किए, बिना समय को व्यर्थ किए हुए, आइए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सभी बच्चे एकाग्र होकर पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों से एक हमारी आशा है कि सभी विद्यार्थी यदि लेटे हुए हैं तो आप एकाग्रता के साथ खड़े हो जाए, और एकाग्रता के साथ केंद्रित होकर आप अपनी नज़रों इस बोर्ड पे जमाई रखिए और प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, चलिए, आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। देखो, ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये टॉपिक हमारा जो पिछला वाला जो टॉपिक था परिचय, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, जो समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय और ये राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये दोनों मिला के हमारे जो चैप्टर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, इन दोनों चैप्टर में से हमारे 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। उन 8 नंबर के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न हो गए, कितने नंबर के होंगे, तो आपको मैं बता दूं आपकी विशेष जानकारी के लिए कि इस पेपर में से जो पेपर आएगा, उस पेपर में से जो ये दो टॉपिक बनेंगे ना, आपके राष्ट्रीय आय का लेखांकन और समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इन दोनों चैप्टर में से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और वो 8 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं, आप उसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आप देखिए, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, वो प्रश्न उसमें से आपके आएंगे, दो दो प्रश्न आएंगे ना, दो प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के आएंगे, और वो 2 नंबर के रहने वाले। फिर आपके आएंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, या फिर एक उसमें रिक्त स्थान भी आएगा ना, एक रिक्त स्थान भी आएगा 1 नंबर का। फिर इसमें आएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा एक, है ना, 1 नंबर का आएगा। हाँ, फिर इसमें आ जाएगा आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा एक, एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा। वो जो जो लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा के अंदर, वह 2 नंबर का रहेगा, है ना। और एक आएगा आपके निबंधात्मक कह दीजिए आप, या दीर्घात्मक कह दीजिए, है ना। जो दीर्घात्मक प्रश्न आएगा वो आएगा आपके 3 नंबर का। तो ऐसे करके ये पूरा चैप्टर आपका 8 नंबर का रहने वाला है। तो मैंने इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, मैंने इस प्रश्नों की जो प्रश्न श्रृंखला है, उस प्रश्न श्रृंखला के अनुसार ही उसका अनुसरण करते हुए मैंने प्रश्नों को समावेश किया है, मैंने प्रश्नों का एक उल्लेख किया है, और उसी के आधार पर मैं आपके सामने ये प्रश्न लाया हूँ, ताकि आप ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करके, अब देखो पढ़ने का बहुत कुछ है। आप यदि किताबों के अंदर, संजीवों के अंदर, डेस्वर के अंदर, आरबीडी की जो बुक्स होती है उनके अंदर यदि आप अध्ययन करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। लेकिन एक टीचर को ये जानकारी होती है, क्योंकि टीचर जीरो से लेके इतनी ऊंचाई तक का जो उसका संघर्ष रहता है, वो अध्यापन रहता है सालों का। इसीलिए उनको हम शिक्षक कहते हैं, इसीलिए उनको हम गुरुजन कहते हैं, ताकि वो हमारे लिए उन्हीं प्रश्नों का अध्यापन कराएं हमें, जो प्रश्न बोर्ड में आने के लायक होते हैं। इसीलिए आप बस संतोष रखिए अपने जीवन में, शांति रखिए, और बिना किसी चिंता किए हुए आप आराम से पढ़िएगा। हाँ, देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं आपके लिए, बस आप पढ़िएगा। हाँ, देखो, जो पाठ का नाम ही क्या है, पाठ का नाम ही राष्ट्रीय आय का लेखांकन है, तो मैंने पर्सनली फर्स्ट में यही लिया है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। हाँ, ये देखो, ये राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय, आपको पता है कि राष्ट्रीय क्या होता है। राष्ट्रीय मतलब हमारा राष्ट्र, हमारा भारतवर्ष, है ना। हमारा भारतवर्ष ही हमारा राष्ट्र हो गया। अब आय क्या होती है, आय मतलब पैसे होते हैं। अब किसे कहते हैं, सिंपल, राष्ट्र मतलब देश, और आय मीन्स पैसे। आपको यदि परिभाषा परीक्षा के अंदर आ भी नहीं रही, तो आप अपने मन से भी बना सकते हो, लेकिन पर्सन को खाली छोड़ के नहीं आना। मैं कुछ अगले चैप्टर में बताऊंगा कि पूरे पर्सन का जो मॉडल बताऊंगा आपको, उसका डेमो बताऊंगा कि पर्सन को परीक्षा के अंदर कैसे करना है। यदि कोई पर्सन नहीं आ रहा है, तो उस पर्सन का उत्तर यदि हमें नहीं आ रहा, तो उस पर्सन का उत्तर भी हम कैसे परीक्षा के अंदर लिख के आए, और वो भी कम से कम 100 में से 70% सही जाए। ऐसा विधि और ऐसी जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से वो आपके लिए बहुत ही एक लाभकारी होने वाली है ना, एक फायदेमंद होने वाली है। हाँ, देखो, सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं। किसी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था की सकल आय, है ना। प्रश्न देखिए, किसी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था की सकल आय ही राष्ट्रीय आय है। देखो, अब यहाँ तक देखिए आप इस प्रश्न को, किसी देश, मान लीजिए हमारा भारतवर्ष देश है ना, राज्य की, या तो देश मान लीजिए भी, या फिर हमारा राजस्थान राज्य की सकल आय ही, सकल आय का मतलब क्या होता है, सकल का तात्पर्य होता है समस्त या कुल, है ना, समस्त या कुल। हाँ, तो उस अर्थव्यवस्था क्या हो गया, पूरा देश का जो कोष होता है, जहाँ पर अनेक स्रोतों से पैसे आते हैं, अनेक स्रोतों से जो बजट आता है, फंड आता है, जिससे अर्थव्यवस्था के अंदर एकत्रित पॉलिसी के तहत एकत्रित किया जाता है, वही हमारे पूरे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था हो गई, जिसमें आप और हम की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। हाँ, तो अर्थव्यवस्था की सकल आय ही राष्ट्रीय आय है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था की जो सकल आय है,
यानी कि जो अर्थव्यवस्था की जो इतना सा याद करना आपको, सिर्फ ये अंदर का याद करना है कि अर्थव्यवस्था की सकल आय ही राष्ट्रीय आय है। अब देश ले लीजिए, किसी देश या अब राष्ट्रीय आय की बात, तो राष्ट्र का मतलब देश है ना, राष्ट्र का मतलब देश हो गया। तो किसी देश या ये राज्य मैंने मेरे हिसाब से लिया है ताकि आप इसको भी हमने ऐड किया है ना, ताकि ये दोनों को आपस के अंदर में समझने में आसानी होती है। हाँ, तो किसी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था ना, आपने यहाँ रखी है कि अर्थव्यवस्था की सकल आय ही राष्ट्रीय आय है। हाँ, अब देखो राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की प्रमुख 3 विधियाँ हैं। अब राष्ट्रीय आय को किन विधियों से ज्ञात किया जाता है उनको समझिए। हाँ, सबसे पहले हमारी विधि है उत्पाद अथवा मूल्यवर्धित विधि, दूसरी है हमारी व्यय विधि और तीसरी है हमारी राष्ट्रीय आय। तो ये जो विधियाँ हैं 3, इन विधियों के माध्यम से हमारी राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। अब ये मूल्यवर्धित विधि क्या होती है? मूल्यवर्धित का तात्पर्य क्या होता है? हाँ, तो इसको समझिएगा आप। मूल्यवर्धित का मतलब होता है, मूल्यवर्धित का मतलब होता है कि वस्तु, है ना? मूल्यवर्धित का मतलब होता है कि वस्तु के मूल्य में वस्तु के मूल्य में उद्यम द्वारा, है ना, वस्तु के मूल्य में उद्यम द्वारा वृद्धि करना, उद्यम द्वारा वृद्धि करना। आ रहा है सबको? मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, वस्तु के मूल्य में उद्यम द्वारा वृद्धि करना। उद्यम का मतलब क्या होता है? उद्यम का मतलब होता है, उद्यम का मतलब होता है आपके व्यापारी, है ना। वृद्धि करना क्या कहलाता है? वृद्धि करना मूल्य वर्धित कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल्य वर्धित कहलाता है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल्य वर्धित कहते हैं। हाँ, देखो इसकी परिभाषा देखो, मूल्यवर्धित क्या है? वस्तु के मूल्य में उद्यम द्वारा वृद्धि करना मूल्यवर्धित है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, वो व्यापारी वस्तु और जो सेवाएं होती है, एक फर्म है, फर्म का जो उद्योगपति होता है वो अपनी वस्तु को जो बेचता है, उसका निर्यात करता है, उन वस्तुओं पर वो उनकी कीमतों में जो वृद्धि करता है, उनकी ऐसी ऐसी वस्तुओं का निर्माण होता है कि उसकी मार्केट में, बाजार में डिमांड अधिक होती है, तो उन वस्तुओं की कीमत भी अधिक हो जाती है। तो कहने का था वो क्या होगा, उसमें वृद्धि, देखो शब्द को पढ़िए, मूल्य वर्धित मतलब मूल्य के अंदर वृद्धि हो रही है, कीमतों के अंदर। ठीक है, आगे समझ में। फिर है वे विधि, है ना। वे विधि क्या होती है? हाँ, इसको भी आप समझिएगा। वे विधि क्या होती है? हाँ, तो ये वे विधि क्या होती है? तो वे का मतलब क्या होता है? खर्च विधि। क्या होता है? खर्च विधि, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है ना, इसमें अंतिम, इसको आप अंतिम कह दीजिए कि अंतिम जो वस्तुएं होती है, अंतिम अंतिम वस्तुओं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, है ना। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं सेवाओं के योग, अंतिम वस्तु और सेवाओं के योग वे को वे विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वे विधि कहते हैं। आ गया समझ में? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आप जानते हो, तो ये इसकी 3 विधियाँ होती हैं, जिन 3 विधियों के माध्यम से हम हमारी राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो राष्ट्रीय आय है ना, इस राष्ट्रीय आय को आप आय विधि कर दीजिए, है ना। यहाँ पर कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है ना, तो आय विधि कर दीजिए। आप राष्ट्रीय आय लिखो तो भी कोई नहीं है, परंतु इसको आय विधि जरूर लिखिए, क्योंकि आय विधि की हमारी जो है वो शुद्ध इसका आंसर माना जाएगा। हाँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखो बहुत, आप सिर्फ पढ़ते रहिएगा ना, पढ़ते रहना, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। देखो इसकी परिभाषा बहुत सरल है, यहाँ से यहाँ तक बस इतना याद करना, अर्थव्यवस्था की सकल आय ही राष्ट्रीय आय है ना। 3 विधियाँ है, उत्पाद, मूल्यवर्धित विधि, वे विधि और राष्ट्रीय आय। अगर मान लो परिभाषा किसी को नहीं आ रही तो आप 3 लिख के आ जाओ, तो भी आपके परीक्षा के अंदर पूरे में से आधे नंबर तो आ ही जाएंगे। आगे समझ में? हाँ, अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो आप बस पढ़िएगा, है ना, अपना उधर उधर ना देखकर। मैं कह रहा हूँ, इतना विश्वास दिला दूं मैं आपको, यदि आप सिर्फ यहाँ से ही पढ़ोगे और यदि आपने पूरे साल के अंदर भी कुछ समझ में नहीं आया और आप चाह रहे हो कि घबराहट हो रही है आपको कि सर हम इस परीक्षा के अंदर कैसे पास होंगे, कैसे हम अच्छे नंबर ला पाएंगे, जिससे हमारी जो परसेंटेज लेवल है वो परसेंटेज लेवल हाई रहे, हमारा परसेंटेज लेवल फर्स्ट डिवीजन से ऊपर रहे, तो सर इसके लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए? तो हम निश्चिंत रहिए, तैयारी सिर्फ अच्छी रहेगी आपकी, बस आप मन लगा के पढ़िए, विश्वास कीजिए, और बस इन प्रश्नों को पढ़ के चले जाओगे ना आप, तो भी मैं कहता हूँ कि इन प्रश्नों में से भी आपके 80 नंबर में से 60 नंबर तो कोई नहीं काट सकता, यदि आप अच्छे से पढ़ते हो और समझते हो। बस आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो ये पुस्तक है एक, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। पुस्तक के लेखक कौन है? यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ। देखिए हमारे सामने 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों में से ही दिए गए प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है, जिसको हमें और आपको ढूंढ कर निकालना है, और उस उत्तर को ढूंढ निकालने पर हमारे कॉपी के अंदर जो क्वेश्चन किया जाएगा हमारे द्वारा, हमें उनके नंबर पूरे से पूरे मिल जाएंगे, है ना। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाता है 1 नंबर का कि दी गई पुस्तक का लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो आपको जो डायरेक्टर, जो राइटर है वो कौन हो गया? हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन होगा, एडम स्मिथ होगा, मार्शल होगा, हिक्स होगा या किन्स होगा। हाँ, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न भी कई बार नहीं, अधिकांश प्रश्न ऐसे आते हैं जो अधिकांश प्रश्न हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस पुस्तक का जो लेखक है क्या मार्शल होगा, क्या हिक्स, किन्स होगा, कौन होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि जो राइट होगा वही आपको आंसर करना है, और ये राइट आंसर तभी कर पाएंगे जब हमें उत्तर मालूम होगा, है ना, जब हमने अध्ययन किया होगा। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे एडम स्मिथ।
है ना, जो एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड जो पुस्तक है, इनका जो लेखक है वो एडम स्मिथ है। और ध्यान रखना कि परीक्षा के अंदर सवाल आ जाए, अगर परीक्षा के अंदर सवाल आ जाए, है ना, कि आधुनिक, अगर परीक्षा के अंदर सवाल आ जाए कि आधुनिक अर्थशास्त्र के, है ना, आधुनिक अर्थ आधुनिक अर्थशास्त्र के आधुनिक अर्थशास्त्र के, है ना, आधुनिक अर्थशास्त्र के अगर परीक्षा के अंदर सवाल आ जाए कि अर्थशास्त्र के आधुनिक आधुनिक अर्थशास्त्र के आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है ना, जनक कौन है, अगर ये एक नंबर का प्रश्न आ जाए आपकी परीक्षा के अंदर, तो आपको वो इसका आंसर भी एडम स्मिथ होगा। क्या होगा? एडम स्मिथ, है ना। यदि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है तो भी आपको एडम स्मिथ लगना है। और यदि पुस्तक का नाम आ जाए इनटू द नेचर ऑफ काउजेज ऑफ द, है ना, नेशंस, यदि ये भी आ जाए तो आपको हम्म, हाँ, यहाँ पे देखो, हाँ, तो एडम स्मिथ होगा इसका आंसर। आ गया समझ में? दोनों पर्सन, यदि दोनों में से कोई भी पर्सन आ जाए तो आपको एडम स्मिथ करना है। और ये आपको पता होगा, ये जो किन्स किन्स ने किस परिभाषा की कौन सी पुस्तक लिखी थी? एम्प्लॉयमेंट, है ना, एम्प्लॉयड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ नेचर, है ना, ऐसी कुछ पुस्तक थी, उन्होंने किन्स ने उनका सर्जन किया था। आ गया समझ में? हाँ, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और समझते रहिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बस मैं प्रत्येक टॉपिक में से 14 से 15 क्वेश्चन लूँगा, और उन्हीं 14 से 15 क्वेश्चन में से आपका पूरा पेपर मिल जाएगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। हाँ, देखो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, वे विधि से सफल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यानी कि वे विधि से, है ना, ये वे विधि क्या है, मैंने अभी समझाया था पहले वर्षन क्वेश्चन में आपको। वे विधि से सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है ना, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसकी परिभाषा हम आगे समझेंगे। ये आपके आ सकता है, अति लघु उत्तराखंड प्रश्न आ सकता है, 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, और इसको हम आगे अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आप बने रहिएगा। हाँ, तो देखिए, अब देखो, सकल घरेलू जो उत्पाद होता है ना, इसको इंग्लिश में आप जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी, है ना। जीडीपी का तात्पर्य होता है, इसका जो तात्पर्य होता है, ग्रोस डोमेस्टिक, और ये हो गया आपके, हाँ, प्योरिटी, है ना। हाँ, सही है। ग्रोस, और इसका हो गया आपके डोमेस्टिक, और ये हो गया आपके प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हम इंग्लिश में होता है उल्लेख, अर्थ। हाँ, तो ये विधि से सफल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र है। तो आपको ये ध्यान रखना कि इसका जो सूत्र होगा क्या होगा, आप बताइए आपके हिसाब से इसका सूत्र क्या होगा। यदि आपने दिन देखो, पढ़ने वाले बच्चे तो बता देते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा, ये जो ग्रोस है ना, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, इसका जो सूत्र होगा वे विधि से, कौन सा सूत्र होगा, परीक्षा के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसका हमारा आंसर बे हो जाएगा, है ना, बी या बे, कुछ भी कह दो, ए बी सी, है ना, बे। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बे। अब देखिए, ये बे हो गया ना, जी, है ना, जी डी पी, है ना, जीडीपी बराबर क्या है हमारे, सी प्लस आई, ये आई है ना, ये एक नहीं है, अच्छा, ये आई है। हाँ, फिर हो जाएगा आपके जी, है ना, प्लस एक्स माइनस एम। अब यहाँ पर देखिए, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब होता है कंक्लूसिव, है ना। कंक्लूसिव कह दीजिए, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। हिंदी में हो जाएगा आपके ये, हिंदी में हो जाएगा ये उपभोग वे, क्या हो जाएगा, उप उपयोगी, है ना, उपयोग, उपभोग व्यय हो जाएगा ये। और ये जो आय हो जाएगा आपके, ये निवेश व्यय हो जाएगा, है ना, निवेश व्यय हो जाएगा। और ये आपका जो जी है, ये आपके सरकार द्वारा व्यय हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपके सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं का व्यय हो जाएगा, है ना। और जो ये एक्स है, ये एक्स आपका हो जाएगा निर्यात, जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, है ना। और ये हो जाएगा इम्पोर्ट, तो यानी कि आयात। आ गया समझ में? तो इस तरह से ये हमारी इसकी समीकरण रहने वाली है, इसका सूत्र रहने वाला है। आगे समझ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा के अंदर, आपको इसको विशेष करके गौर करके देखना है। ऐसे नहीं कि आप बस पढ़ दिए आगे चल दिए, नहीं। जो मैंने क्वेश्चन लिया है, काफ़ी सोच समझ के लिया है। पूरे पेपर, पूरे पिछले वाले पेपर को मिला के अगले वाले पेपर को कैसा आएगा, उसकी रूपरेखा देखते हुए, ब्लूप्रिंट की रूपरेखा देखते हुए, फिर उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बस कैसे उठा लिए और बस आपको अध्यापन कराने लग गए, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन ले रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो अध्यापन करा रहे हैं, वो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप उनको पढ़िएगा ढंग से, और अपने बैठकर मंथन कीजिए कि वाकई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर सर ऐसे ही बता रहे हैं। एक बार मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप अपने विचार से, आप अपने बौद्धिकता से बताइए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो वो हमारा क्या था, देखिए आप यहाँ पर देखिए, वो हमारा क्या था, हाँ, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, देखो यहाँ पर देखिएगा। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था हमारा, वे विधि से सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए, है ना। और ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा आय विधि से सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए ना। आय विधि से सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र, इसमें आय विधि से दे रखा है, आया समझ में। तो आय विधि से क्या होगा, तो इसमें आय विधि से जो हमारा आंसर हो जाएगा, बताओ देखिए सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी, जो बच्चे देख रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं अच्छे से बैठ के, है ना, शांति से, संतुष्टि से, और एक सुकून भरी सांस के साथ यदि अध्ययन कर रहे हो आप, तो आप बताओ देखिए अपना दिमाग लगा के कि इसका आंसर कौन सा होगा, है ना। यदि आपने बता दिया तो समझ लीजिए आप इस बार 2025 के अर्थशास्त्र के सबसे विजयी और सबसे होनहार और कुशल विद्यार्थी है ना। बताओ देखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, देखो, हाँ, तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बताइए देखा।
हाँ, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आया समझ में? ए हो जाएगा। हाँ, अब आपको पता है सर, इसको समझाइए। हाँ, देखिए जैसे ये जीडीपी है ना, जीडीपी जीडीपी का मतलब जानते हो आप क्या होता है? ग्रोस, है ना? ग्रोस डोमेस्टिक, है ना? डोमेस्टिक। हाँ, और इसका ये हो गया प्रोडक्ट। क्या हो गया? प्रोडक्ट। हाँ, अब देखिए हमारे, हाँ, पी प्लस, है ना? पी प्लस, है ना? आई एन प्लस आर प्लस डब्ल्यू, है ना? आ गया समझ में? हाँ, इसका इसका तात्पर्य क्या हो गया सर? हाँ, देखिए आप समझिए, समझने समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारा हो गया उत्पादन व्यय, है ना? उत्पादन व्यय। ये हो गया हमारा ब्याज, इंटरेस्ट, है ना? ये हो गया हमारा रेंट, किराया, है ना, लगान जिसे बोलते हैं हम। और ये हो गया हमारा वेजेस, मजदूरी। क्या हो गया? मजदूरी, वेजेस। आ गया समझ में? तो ये रहने वाला हमारा, ये हो गया लगान, ये हो गया हमारी मजदूरी, मजदूरी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ते रहिएगा और आगे चलते रहिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, परीक्षा के दिन है कम, अब कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब रिवीजन 4 तारीख से आपका रिवीजन स्टार्ट है। यदि विद्यार्थी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो 4 तारीख से तुम्हारी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, और 4 तारीख से इसका अच्छे से रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। कहीं नहीं भागना है। यदि आप पूरे साल तक आपने पढ़ाई नहीं की और यदि ये क्वेश्चन पढ़ लोगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ, परीक्षा में आप फेल तो नहीं होंगे, अच्छे नंबर ही ला के रहोगे, परंतु फेल नहीं होगे। इस सब्जेक्ट के अंदर आपका फर्स्ट डिवीजन अवश्य बनेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद 60 करोड़ रुपए तथा मूल्यह्रास 50 करोड़ रुपए है, रुपए हो तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके। ऐसा पर्सन जो होता है, ये स्किल्स जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, स्किल्स क्वेश्चंस, ये स्किल्स क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अंदर इस बार ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि ब्लू प्रिंट के अंदर जब मैंने देखा तो ब्लू प्रिंट के अंदर यही दर्शाता है कि इस बार स्किल्स क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आएंगे वो काफ़ी संख्या में आ सकते हैं। ऐसा अपना मैंने आकलन किया है। अब पता नहीं वास्तविकता तो क्या होगी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो यदि यदि अब इस प्रश्न को देखिए आप बच्चों। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद 60 करोड़ रुपए, है ना, वो कितने रुपए? 60 करोड़ रुपए। मूल्यह्रास 50 करोड़ रुपए हो तो निविल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। अब ये निविल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? ये निविल जो राष्ट्रीय उत्पाद है, ये निविल राष्ट्रीय उत्पाद किसका भाग है? ये निविल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास का भाग है। और मूल्यह्रास को हम क्या करते हैं? मूल्यह्रास को हम जो मूल्यह्रास होता है, जो टूट फूट होती है किसी वस्तु साधन की, तो वो टूट फूट जो होती है ना, वो टूट फूट को हम माइनस करते, लेस करते, जब उसको घटाते हैं तो ये निविल उत्पाद तो उसका भाग हो गया, है ना? तो अब ये निविल उत्पाद, मूल्यह्रास की जगह निविल उत्पाद आ गया, तो हम क्या करेंगे? जो निविल उत्पाद आया है, अब देखो मूल्यह्रास 50 करोड़ रुपए, अब मूल्यह्रास का ही एक भाग, यानी कि मूल्यह्रास को घटाने पर ये हमारा निविल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो अब बताइए, जैसे मान लीजिए, आओ इसको हम हल करते हैं। देखो राष्ट्रीय आय, है ना, हमारी जो राष्ट्रीय उत्पाद है ना, ये हमारा राष्ट्रीय उत्पाद कितना है? हमारा जो राष्ट्रीय उत्पाद है, राष्ट्रीय उत्पाद हमारा जो है वो कितने है? वो है 60 करोड़। कितना है? 60 करोड़। फिर मूल्यह्रास कितना है हमारा? हमारा जो मूल्यह्रास है, मूल्यह्रास होगा हमारा 50 करोड़। 50 करोड़ हमारा मूल्यह्रास हो गया। ठीक है, अब मूल्यह्रास को हम क्या करते हैं? मूल्यह्रास को हमेशा राष्ट्रीय उत्पाद में घटाते हैं। घटा दीजिए, देखे 60 करोड़ में से कितना घटा दीजिए? 50 करोड़। कितना घटा देंगे? हम्म हाँ, बताओ, देखिए जल्दी से बताओ कौन सा आंसर आएगा इसमें से? हम्म मूल्यह्रास है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? हम्म जल्दी से बताइए। आप समझिए कि यहाँ पर कितने हैं? 60 करोड़, और वहाँ पर कितने हैं? 50 करोड़ रुपए हो तो निविल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। निविल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। बताइए कितना होगा? हम्म देखो इस पर्सन में है ना, तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये गलती कहाँ हो रही है ना? यहाँ पर जो आपके ये जो 50 है ना, ये 50 नहीं है, ये 5 है। कितने हैं? 5 है। क्योंकि 50 होगा, अब इसमें लेस करेंगे तो 10, अब वो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, है ना? तो इसके अंदर ये 5 होगा, और जब हम लेस करेंगे ना इसको, जब हम इसको लेस करेंगे तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखो हमारे कंप्यूटर मोदी ने टाइप करने में गलत किया है, यहाँ पर 5 आएगा, तो इसको हम लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएंगे 550। कितना आ जाएंगे? 550 करोड़ आ जाएंगे, और ये हमारे इस पर्सन का आंसर होगा। तो इसमें कौन सा विकल्प हमारा से? तो ये इस पर्सन का हमारा आंसर से होगा। आ गया समझ में? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, आगे चलते हैं। कभी कभी कई बार जल्दीबाजी में और जल्दी उस रफ्तार तेज वर्ती के अंदर क्वेश्चन का टाइपिंग करने में गलती हो जाती है। तो कोई नहीं, आपके सर बैठे हैं गलत को सही करने के लिए, है ना? तो आप बस मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि चिंता नहीं करनी है ना। हाँ, चिंता तो हरि नाम की, है ना, और ना चितवे दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, क्योंकि चिंता
धीरे-धीरे कर चिंता जो होती है, वो चिंता हमें चिता तक पहुँचा देती है और जो हमारा चिंतन है, वो चिंतन मंथन तक पहुँचा देता है। इसलिए बस आप मन से पढ़िएगा, है ना? हाँ, देखिए मूल्यह्रास क्या है? मूल्यह्रास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आ सकता है आपके 1 नंबर के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है ना? इसमें कोई शंका आश्चर्य नहीं है कि ये प्रश्न आ नहीं सकता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपनी वो रखता भी है, अपनी प्योरिटी भी रखता है ना? आ सकता है। हाँ, देखिए जैसे पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट-फूट, यानी जो पूंजीगत वस्तु है, ये पूंजीगत वस्तुएँ क्या होती है? पूंजीगत वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं जो अल्पकाल के लिए टिकाऊ होती है। जैसे ट्रैक्टर हो गया आपके, है ना? आपकी वॉच हो गई, जिसके पैसे ज़्यादा लगते हैं वो पूंजीगत हो गई। तो पूंजीगत वस्तुओं की टूट-फूट के संदर्भ में अपनी शकल या निजी आय से वस्तुओं की पुनः सुसर्जित करना मूल्यह्रास कहलाता है। क्या कह आप तो बस सरल भाषा में ये समझिए, आप तो सरल बस यहाँ तक लिख दीजिए बस, है ना? यहाँ तक, इस परिभाषा को यहाँ तक लिखिए। ये तो मैंने बड़ा इसलिए लिखा है ताकि परीक्षा के अंदर यदि प्रश्न आ जाए कि इसको इतने शब्दों में लिखिए, तो आपको इतने शब्दों में लिखने के लिए मैंने इसको इतना बना के लिखा है। आया समझ में? आप तो ये लिख दीजिए पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट-फूट होने पर, है ना? टूट-फूट टूट-फूट होने पर कुल लागत, होने पर कुल लागत मूल्यह्रास कहलाती है, होने पर कुल लागत मूल्यह्रास कहलाती है। आ गया समझ में? हाँ, आगे चलो, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बस पढ़ते रहना, इनकी डेफिनेशन को समझना है कि डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है और परिभाषा जो मैंने ली है वो आपके लिए सरल शब्दों में ली है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आ गया समझ में? हाँ, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे स्किल्स जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं क्योंकि इनमें पर्सन ज़्यादा आएंगे आपके स्किल्स क्वेश्चंस वाले पर्सन में। जो स्किल्स है ना, जो स्किल्स इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, परीक्षा में अधिकतर क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे। हाँ, अगला देखिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष कर 25 करोड़ रुपए हैं एवं उपदान 5 करोड़ रुपए हैं, तो निविल अप्रत्यक्ष कर की गणना कीजिए। आया समझ में? आपको क्या करना है, प्रत्यक्ष कर कितना हमारा 25 करोड़, और ये उपदान का मतलब क्या होता है जानते हो बच्चों? ये उपदान का तात्पर्य होता है सब्सिडी, जिसे हम कहते हैं ना सब्सिडी, है ना? सब्सिडी, ये उपदान का मतलब होता है सब्सिडी। जैसे किसी में छूट नहीं मिलती कि आप, कोई कंपनी ऑफर दे देती है कि आप इतना सारा प्रोडक्ट खरीदोगे तो हमारी कंपनी की ओर से आपके लिए ऑफर है, सब्सिडी है, छूट है ना, रेट है, तो वो सब्सिडी वो है। तो अब जब छूट है, अब मुझे बताओ, जब छूट दे रहा है तो उपदान जो होता है, क्या छूट को हम उसके अंदर जोड़ते हैं? जैसे मान लीजिए हमने किसी कंपनी ने ऑफर दिया कि आप यदि एक फैन लोगे, पंखा लोगे, तो उसके ऊपर हम आपको 500 रुपये की छूट देंगे, तो क्या वो 500 रुपये की छूट हम हमारे जो लागत मूल्य उसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे ना? नहीं करेंगे, हम उसको हटा के, उसको बिना ऐड किए हम अपनी लागत देंगे और उसका उसमें लेस करके फिर हम हमारी लागत देकर हम हमारी वस्तुओं का क्रिय कर लेंगे। आया समझ में? हाँ, तो देखिए, तो इसका मतलब अब देखो, जब इसको नहीं लेंगे तो लेस कर देंगे इसको, तो हमारा प्रत्यक्ष कर कितना हो गया, है ना? डायरेक्ट इनटैक्स कितना हो गया है हमारा टैक्स, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स हो गया ना, ये हमारा जो डायरेक्ट टैक्स हो गया, ये डायरेक्ट टैक्स हो गया हमारा 25 करोड़। कितना हो गया? 25 करोड़। और फिर जो ये सब्सिडी हो गई है ना, ये जो हमारी सब्सिडी हो गई, ये जो हमारी सब्सिडी हो गई वो कितनी हो गई? वो हो गई 5 करोड़। कितनी हो गई? 5 करोड़। तो ये अब इसको लेस कर दीजिए आप। हाँ, तो कितने हो जाएँगे आपके? 20। कितने हो जाएँगे? 20 करोड़, है ना? कितने हो जाएँगे? 20 करोड़, और ये हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे, ये आ जाएगा हमारा निविल अप्रत्यक्ष कर। ये हमारा क्या आ जाएगा? निविल अप्रत्यक्ष कर। ये हमारा आ जाएगा निविल अप्रत्यक्ष कर। आ गया समझ में? तो ये हमारा आंसर होगा, है ना? ये हमारा आंसर होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ प्रश्न को समझना है। उपदान को कभी हम जोड़ते नहीं है, सब्सिडी को हमेशा हम लेस करते हैं। आ गया समझ में? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझना है। देखो बच्चे कई बार क्या करते हैं, प्रश्नों को है ना रटन लगा के चले जाते हैं कि सर ऐसे प्रश्न तो हम रट के चले जाएंगे, ऐसे प्रश्न रटने का नहीं है, क्योंकि प्रश्न वहाँ पे कई तरह के बनते हैं, घुमा फिरा के आ जाते हैं। कहीं सब्सिडी होती है, कहीं उपदान होता है, तो कहीं पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, तो कहीं पर राष्ट्रीय आय होती है ना, और कहीं पर शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है। अब आप समझ नहीं पाओगे कि सर ये शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, है ना, सकल उत्पाद, ये आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए आपको समझना है, रटना नहीं है। रटा हुआ ज़्यादा समय तक आपको याद नहीं रहेगा और आप परीक्षा के अंदर क्वेश्चन को गलत करके आओगे। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ क्लासेज में सिर्फ आपको समझाया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा। आगे तक भी यदि इसकी क्लासेज चलेंगी, बीएसटीसी की क्लासेज चलेंगी, और भी जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नीट की परीक्षाएं होंगी, उनकी भी तैयारी करवाएंगे। परंतु उनकी जो तैयारी होगी वो एक सिर्फ अपनी बौद्धिकता से, और मतलब एक तार्किक जिसे दृष्टि कहते हैं ना, वो बस उसके हिसाब से हम अच्छे तरह से समझेंगे इसको, है ना? एक आध्यात्मिक का समन्वय करके इसको समझेंगे। ऐसा नहीं कि बस हम हवा में बातें करेंगे, हवा में नहीं करेंगे, समझेंगे बस। पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीविज़न, ट्रैक्टर, पंप सेट एवं भोजन में से कौन-सी पूंजीगत वस्तु है? देखो अभी मैंने समझाया था पूंजीगत वस्तु क्या होती है। पूंजीगत वस्तु वे वस्तुएँ होती हैं जो कीमती होती हैं और अल्पकालीन अवधि के लिए टिकाऊ होती हैं। आ गया समझ में? तो हाँ, देखिए सबसे पहले हमारे ये ट्रैक्टर, है ना? पंप सेट। अब आप बताइए, ट्रैक्टर का हम नित्य उपयोग करते, ऐसी वस्तुएँ जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। ऐसी वस्तुएँ जो हमारे दैनिक जीवन में निरंतर काम आती हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने में भी हमारी सहयोग प्रदान करती है, या फिर अपने किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग की जाती है ना? तो वो जो कीमती होती है वही पूंजीगत वस्तु हो गई। अब देखिए हमारा जो ट्रैक्टर है ना, अब इसमें ये
इसका पता लगाना हमें, आपको खाली स्थान दे दिए जाएँगे ऐसे, खाली स्थान दे दिए जाएँगे कि इनमें निम्नलिखित में से आप पूंजीगत वस्तुएँ बताइए। तो आपको लिखना है, जैसे देख सबसे पहले ये हमारे पास देखिए, आप देख सकते हो कि जो ट्रैक्टर, अब ट्रैक्टर हम उपयोग करते हैं, पंप सेट का भी उपयोग करते हैं निरंतर, है ना? तो जो ये ट्रैक्टर है ना, ये 2 ट्रैक्टर और पंप सेट, ट्रैक्टर और पंप सेट, ये हो जाएगी हमारे पूंजीगत वस्तु है। क्या हो जाएगी हमारे? पूंजीगत वस्तु है। ये हो जाएगी हमारी पूंजीगत वस्तु है। ये हमारी पूंजीगत वस्तु हो जाएगी। और देखिए टेलीविज़न और ये भोजन, है ना? ये टेलीविज़न और ये भोजन, या ये कौन-सी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी हमारी आप कह दीजिए टिकाऊ, है ना? टिकाऊ कह दीजिए, टिकाऊ उपभोक्ता, क्योंकि भोजन किए बिना व्यक्ति टिक नहीं सकता ना, इसलिए टिकाऊ हो गई। आ गया समझ में? सबसे शानदार ट्रिक, है ना? तो ये टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ हो गई। ये टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ हो गई। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक-एक का बस समझते चलिएगा। मैं प्रश्न में ही आपका उत्तर समझाते चल रहा हूँ, ताकि आप इतने सालों से रटते आ रहे हो प्रश्न को, लेकिन अब नहीं रटना है, अब आपको सिर्फ समझना है। क्योंकि समझा हुआ आप हमेशा याद रख पाओगे, और याद रखा जो जीवन में जो याद रहता है, जिसको हमारे दिमाग में रहता है, वही प्रश्न जीवन में काम आता है। अन्यथा सारी डिग्रियाँ हैं, डिग्रियाँ सिर्फ कागज़ के हम थोड़ी ऐसे घूमते फिरेंगे लेके कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, नहीं। हमारी जो विशेषता है, हमारी जो खूबी है, हमारे अंदर जो लक्षण गुण है, वो हमारी जो भीतर की जो शिक्षा है, उसी भीतर की शिक्षा से परिलक्षित होगा, न कि उस डिग्री से। आया समझ में? तो इसीलिए डिग्री हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए, ज्ञान हमारे भीतर होना चाहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाँ, प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है ना? इसका क्या तात्पर्य है? प्रति व्यक्ति आय। अब देखो प्रति व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना, 1, 2, 3, 4 सारे व्यक्ति। जैसे मान लो 50 व्यक्ति, 50 में से एक सारे व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, है ना? तो प्रत्येक व्यक्ति आय से आप आय से क्या है? प्रति व्यक्ति आय से क्या आय से? प्रति व्यक्ति आय में जनसंख्या का भाग देने से प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। अब देखो मैंने इसको सूत्र के हिसाब से इसकी परिभाषा लिख दी कि जनसंख्या का, देखो प्रति व्यक्ति आय में जनसंख्या का भाग देने से प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय है। बिल्कुल सरल परिभाषा है ना? रटने की ज़रूरत ही नहीं है। जनसंख्या है, उस जनसंख्या में प्रति व्यक्ति आय का हम भाग दे देंगे, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। हुँ, अगला क्वेश्चन देखिए। आप बस समझते चलिएगा ना, आप सिर्फ़ समझते चलिएगा। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुँ, देखिएगा। हुँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा। हाँ, देखिएगा। हुँ, तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है ना, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? आपको आपने समझ लिया कि प्रति व्यक्ति आय जनसंख्या में भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय, है ना? प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय में जनसंख्या का भाग देने से प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। यानी कुल जनसंख्या हो गई, और कुल जनसंख्या के अंदर यदि प्रति व्यक्ति आय जो होती है, प्रति व्यक्ति की जो आय होती है, प्रत्येक व्यक्ति की आय, है ना? उस जैसे जनसंख्या है, प्रति व्यक्ति आय में जनसंख्या को भाग देने से प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय। जैसे मान लीजिए एक गाँव है, एक गाँव के अंदर सभी जनों की आय 50 करोड़ 2 लाख रुपए है ना? अब 2 लाख रुपए उस गाँव के अंदर जो वैश्विक व्यक्ति कितने हैं, यानी कि जो प्रौढ़ व्यक्ति कितने हैं, उन प्रौढ़ व्यक्तियों की संख्या करके उस आय की संख्या में उसको विभाजित किया जाएगा, तो उसका औसत निकल के आ जाएगा। आ गया समझ में? और वही जो आय होगी, वही हमारी प्रति व्यक्ति आय होगी। आ गया समझ में? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, उन क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ के चले जाइए। सारे क्वेश्चन अगर मिल ना जाए, सारे क्वेश्चन के यदि उत्तर, सारे प्रश्नों को यदि पढ़ ना पाओ ना, जो प्रश्न आपके यहाँ ज़िक्र किया जा रहा है जिन प्रश्नों का, उन प्रश्नों का आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं लिख के देता हूँ, ये प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाएँगे। घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी, बस एकाग्रता से पढ़ना है। देखो अगला क्वेश्चन देखिए। यदि घरेलू आय 500 करोड़ रुपए है, तथा विदेशों से शुद्ध कारक आय 5 करोड़ है, तो राष्ट्रीय आय कितनी होगी? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपकी परीक्षा के अंदर, है ना? यदि घरेलू आय 50 करोड़ रुपए है, तथा विदेशों से शुद्ध आय कारक -5 करोड़ रुपए हो, तो राष्ट्रीय आय कितनी होगी? अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विदेशों, हमेशा ध्यान रखना कि विदेशों की जो आय होती है हम उसको माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर विदेशों से शुद्ध कारक आय, और यदि यहाँ पर होता कि विदेशों से, यदि यहाँ पर होता, ध्यान रखना, अगर ये यहाँ पर होता विदेशों से साधन आय, है ना? विदेशों से साधन आय होता, यदि साधन आय होता तो हम उसको क्या करते हैं? उसको माइनस करते हैं, लेकिन विदेशों से शुद्ध आय कारक है वहाँ पे, यहाँ पे ये कारक शब्द आ गया, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है
कि यदि शुद्ध कारक है तो हम उसको ऐड करेंगे और साधन है तो हम उसको लेस करेंगे। आ गया समझ में? हाँ, तो हमारे सामने देखिए राष्ट्रीय आय पूछ रहा है, तो हम राष्ट्रीय आय देखो परीक्षा के अंदर कैसे करना है वैसे ही करना है। सबसे पहले लिखना है राष्ट्रीय आय, है ना? राष्ट्रीय आय बराबर फिर क्या हमारे पास घरेलू आय, है ना? फिर हमारे घरेलू आय लिख दीजिए। परीक्षा में आप सबको ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वैसा गुणा भाग जोड़ करके आ जाओ, नहीं, ऐसे लिखना है व्यवस्थित रूप से, है ना? कितनी होगी हमारी घरेलू आय? 500 करोड़, है ना? फिर हमारी क्या होगी शुद्ध, हाँ, फिर हमारी हो गई परीक्षा में के अंदर जैसे आपको करना है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ और ऐसे इसी तरीके से आपको करना है ना? शुद्ध कारक आय आया समझ में? शुद्ध कारक आय परीक्षा में आपको ऐसे करके आना है। हाँ, -5, अब देखो इसको प्लस करेंगे हम, है ना? तो ये हो जाएगा हमारे 500 प्लस माइनस 5। तो अब देखिए अब माइनस प्लस और माइनस आपने पढ़ा होगा गणित के रूल्स चिन्हों का जो पक्षांतर समझा होगा आपने, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ये 500 माइनस 5 बराबर 450 करोड़। तो ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी राष्ट्रीय आय हो जाएगी, ये हमारी राष्ट्रीय आय हो जाएगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 450 करोड़, ये हमारी राष्ट्रीय आय आ जाएगी। आगे समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। ले लिया होगा सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट, आप बने रहिएगा बस क्वेश्चन के अंदर, पर पढ़ना मन से, ऐसा नहीं कि बस आप इतने चिंतित हो रहे हो कि परीक्षा के अंदर कैसे सवाल आएंगे, कितना कम समय बचा, आप कैसे पढ़ेंगे, नहीं। जो चिंता होगी वो आपका समय निकाल देगी, लेकिन जो शांति होगी, जो संतुष्टि होगी, जो विश्वास की एक वो आस होगी, वो विश्वास की आस आपको परीक्षा के अंदर आसानी से उत्तीर्ण करा देगी। पर आप विश्वास रखिए किस पर? अपने पर, अपनी मेहनत पर और अपने उस भगवान पर, उस परमात्मा पर विश्वास रखिए जिसने आपको बनाया है, आपकी बुद्धि को बनाया है और आपके विचारधारा में बहने वाले विचारों को एक नई दिशा दी है। आप उस पर विश्वास रखिए, आप ज़रूर पास होंगे, है ना? हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, है ना? इसको मैंने जीडीपी लिख दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। सकल घरेलू उत्पाद है ना, ये एक ही बात है, ये सकल घरेलू उत्पाद और ये जीडीपी दोनों एक ही बात है। ये इसको इंग्लिश में लिख दिया मैंने या हिंदी? हाँ, हिंदी में लिखा। क्या आशय है ना, क्या अर्थ है? ये प्रश्न आ सकता है बच्चों आपके एक नंबर का प्रश्न आ सकता है परीक्षा के अंदर कि सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है ना? तो देखो अर्थव्यवस्था में फर्मों के अर्थ ढंग से समझना है। अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था समझते हो आप? फर्मों के सकल मूल्य वर्धित के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कह रहा है ये? हम्म जैसे मान लीजिए एक फर्म हो गई, है ना? जैसे मान लीजिए ये एक फर्म मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं हम एक फर्म है ना? ये मान लेते हैं हम एक फर्म है। आ गया समझ में? ये मान लेते हैं हम एक फर्म है ना? ये एक फर्म है, ठीक है? ये एक फर्म है हमारी, क्या है? ये एक फर्म है। अब मान लीजिए ये हमारी जो एक फर्म है, ये हमारी जो एक फर्म है ना? ये फर्म है, ये हमारी जो एक फर्म है। अब इस फर्म में क्या होगा? इस फर्म में वस्तुओं का निर्माण होगा, है ना? ये हमारी क्या है? नवीन वस्तु होगी। तो अब ये हमारी जो नवीन वस्तु हो रही है, तो अब ये इस फर्म के माध्यम से नवीन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है ना? अब उत्पादन हो रहा है, अब इन्होंने अच्छे से अच्छी वस्तुओं का निर्माण किया है, अच्छी से अच्छी वस्तुओं का निर्माण किया है और जब इन वस्तुओं को हम मार्केट में ले गए, जब इन वस्तुओं को हम बाजार में ले गए, तो इनकी डिमांड क्या होगी? इनकी डिमांड, इनकी जो डिमांड थी वो प्लस हो गई। अब जब डिमांड प्लस हुई तो इनकी जो प्राइस होगी वो भी प्लस होगी। आया समझ में? यानी कि फर्मों के सकल मूल्य वर्धित के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि जो फर्म होती है, फर्म द्वारा वस्तुओं के जो फर्म द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो उन वस्तुओं की जो बाजार में मांग होती है अधिक, तो उस मांग के साथ साथ जो फर्म का जो उद्यम होता है वो भी अपनी वस्तुओं की उस वेरिएबल जो होती है उसकी जो कीमत में लगातार जो वृद्धि होती है, जो मांग में जो लगातार वृद्धि होती है, तो फिर धीरे धीरे उन वस्तुओं के दर और उनकी कीमतों में भी वो उद्यम वृद्धि कर देता है, जिससे फर्म को बड़ा लाभ होता है। आया समझ में? तो ये कहना चाह रहा है ये। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ते रहिएगा, बस समझिएगा, प्रश्न को रटना नहीं है, जितना समझोगे ना उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। बस रिवीजन के अंदर हम पढ़ेंगे ना, रिवीजन के अंदर बस रिवीजन के अंदर ऐसे प्रश्न लाएंगे आपके लिए कि आप यही प्रश्न होंगे लेकिन इनमें से कुछ प्रश्न और ऐड करेंगे हम, है ना? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित, अच्छा हाँ, निम्नलिखित को स्टॉक एवं प्रवाह में वर्गीकृत कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आ सकता है आपकी परीक्षा के अंदर। ये 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित का मतलब क्या है? नीचे लिखे हुए, है ना? नीचे लिखे हुए स्टॉक एवं प्रवाह में वर्गीकृत कीजिए, मतलब उसको अलग अलग बांटिए, है ना? वर्गीकृत का मतलब अलग अलग बांटिए। हाँ, अब देखिए भारतीय पूंजी, क्या भारतीय पूंजी स्टॉक है या प्रवाह है? भारत की जनसंख्या स्टॉक है या प्रवाह है? परिवारों का भोजन व्यय स्टॉक है या प्रवाह है? बैंक के बचत खाते में जमा स्टॉक है या प्रवाह है? निर्यात स्टॉक है या प्रवाह है? निवेश स्टॉक है या प्रवाह है? तो ये स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक अंग्रेजी वर्ड है ना? जिसको हाँ एक जैसे मान लीजिए एकीकरण या संग्रहित या संचयी वस्तुओं के वस्तुएं ही हमारा स्टॉक होती है ना? और यदि अर्थशास्त्र में इसका उत्तर पूछे, और इस प्रवाह क्या हो गया? जैसे प्रवाह का तात्पर्य होता एक तत्व की एक तत्व की एक तत्व की अधिक मात्रा में वस्तुओं का गमन या आवागमन ही प्रवाह होता है।
आ गया समझ में? हाँ, अब अर्थशास्त्र में स्टॉक क्या होता है? अर्थशास्त्र में स्टॉक होता है कि किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है ना? किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, और प्रवाह जिस किसी वस्तु की निश्चित मात्रा को एक निश्चित समय अवधि में मापा जाता है, वो प्रवाह हो गया। आ गया समझ में? तो कहने का तात्पर्य हो गया, अब देखो निश्चित बिंदु पर, अब आप बताओ जो भारतीय पूंजी है, भारतीय पूंजी को क्या रोज गिनती करेंगे क्या उसकी? रोज तो नहीं करेंगे, है ना? जिसकी रोज करेंगे वो प्रवाह हो गया, है ना? जिसकी रोज करेंगे जिसकी रोज करेंगे, है ना, जिसकी रोज करेंगे चिंता, वो बेपरवाह हो गया। और जिसकी चिंता ना कर कर उस पर चिंतन किया तो वो स्टॉक हो गया, है ना? इसलिए चिंता बेपरवाह कर देती है और स्टॉक महान बना देता है ना? तो स्टॉक पे ध्यान रखना है आपको। हाँ, और दोनों पे ध्यान रखना है, परंतु प्रवाह और स्टॉक के अंदर संतुलन होना चाहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए, हाँ इसी क्वेश्चन को समझिए। पूंजी, तो ये जो हमारी पूंजी है ना, ये पूंजी देखिए, पूंजी बार बार तो गिनेंगे नहीं हम, तो ये हमारी हो जाएगी स्टॉक। क्या हो जाएगी? ये हमारी स्टॉक हो जाएगी। हाँ, फिर भारत की जनसंख्या, अब देखिए जनसंख्या को बार बार तो गिनेंगे नहीं, है ना? एक निश्चित बिंदु पर गिनेंगे, तो ये भी हमारी स्टॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टॉक हो जाएगी। अगला देखिए, परिवारों का भोजन, अब भोजन क्या है? भोजन भी एक निश्चित समय पर ही करता है, ऐसा नहीं हमेशा खा रहे हैं, तो ये भी हमारा स्टॉक हो जाएगा, है ना? अगला देखिए, बैंक में, अच्छा, बैंक बैंक के बचत खाते में, ये भी हमारा स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी हमारा स्टॉक हो जाएगा। निर्यात, अच्छा, परिवारों का भोजन व्यय, ये हमारा प्रवाह होगा। क्या होगा? ये प्रवाह क्यों होगा? क्योंकि आप देखिए, परिवारों का भोजन व्यय ये निरंतर चलता है ना, सुबह शाम चलता है निरंतर, इसलिए भोजन व्यय हो गया, अप्रवाह हो गया। निर्यात, आना जाना है ना, बार बार बेचना खरीदना, तो ये भी हमारा क्या हो गया? प्रवाह हो गया, है ना? और ये क्या हो गया? हमारा निवेश, निवेश भी हमारा प्रवाह हो गया, क्योंकि हम पैसे लगाते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। आ गया होगा समझ में आपको? आपके सामने है जो अंतर था, वो अंतर मैंने बता दिया आपको, है ना? स्टॉक ऐसी वस्तु होती है जिनका जो निश्चित वस्तु, स्टॉक ऐसी वस्तुएं होती है जिनको हम निश्चित बिंदु पर मापते हैं, और प्रवाह ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम निश्चित समयावधि में मापते हैं। आगे समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और आगे चलते रहिएगा। हाँ, आप पढ़ते रहना बस। कहते कहते हैं ना कि कम समय में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, कम समय में ज़्यादा पढ़े हुए को वापस पढ़ना चाहिए, ताकि फिर आप, कई बच्चे क्या करते हैं कि कम समय के अंदर पढ़े हुए को तो बस उसका रिवीजन करते नहीं है, और फिर जो नया दूसरे पार्ट जिनको कभी देखा ही नहीं पूरे साल में, उनको फिर वो पढ़ने और याद करने का प्रयास कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उनकी ये जो प्रयास है, उनकी जो ये कोशिश है, ये कोशिश मुझे लगता है कई हद तक, है ना, काफ़ी हद तक वो निरर्थक जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। यदि सार्थक प्रयास आपका वही होगा जो प्रयास आपने पहले अध्ययन किया है, जिन पाठों को आपने पढ़ा है, जिन क्वेश्चनों को आपने समझा है, और दोबारा इस 1 महीने के अंतराल में उसका रिवीजन कर रहे हो आप, है ना? रिवीजन को आप समझ रहे हो, तो फिर वो पर्सन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, क्योंकि उन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से दे पाओगे, क्योंकि उनका आप रिवीजन कर लोगे तो फिर और अच्छे से याद हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये आपके 4 नंबर का आ सकता है ना? देखो कितने शानदार प्रश्न है, आप बस पढ़िएगा। हाँ, देखो, निम्न आंकड़ों की सहायता से बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वर्धी ज्ञात कीजिए। यानी निम्न आंकड़ों की सहायता से बाजार कीमत पर, ये क्या है? बाजार कीमत है। शुद्ध मूल्यवर्धी, अब ये शुद्ध मूल्यवर्धी क्या हो गया? जानते हो आप? शुद्ध मूल्यवर्धी ज्ञात कीजिए। ये जो बाजार कीमत है ना, इस बाजार के अंदर जो वस्तुएं, अनेक वस्तु बिक्री है ना? कोई 10 करोड़ की बिक्री है, कोई 100 करोड़ की बिक्री है, नहीं कोई 1000 करोड़ की, कोई 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, 300 करोड़ की, 200, 150। तो ये जो वस्तु बिक्री है ना, तो इनके अंदर शुद्ध मूल्य क्या है? क्या जो बिक्री है, क्या वाकई वो उसका मूल्य है, या फिर कुछ इसका अलग मूल्य है? आओ इसको जानते हैं। हाँ, तो देखिए, हम्म, देखिएगा, समझते रहिएगा ना। हाँ, अब सबसे पहले देखिए अनुदान, ये क्या है? अनुदान। अब आप सोचिए, आपने कहीं पे भी कहीं पे भी आश्रम में या फिर किसी मंदिर में यदि आपने पैसे दान कर दिए, है ना? तो आप क्या दान किए हुए पैसे को वापस लेने जाओगे? क्या वो दान किया हुआ पैसा आपका होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक बार जिसको हमने अनुदान कर दिया, दान कर दिया, उस पर हमारा अधिकार, आधिपत्य नहीं बनता है। इसलिए तो अब देखिए यहाँ पर अनुदान है, तो इसको तो भूल जाओ, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है ना? फिर देखिए बिक्री, अब हमने जैसे मान लीजिए हमने वस्तुओं का निर्माण किया, हमने खेतों में फसल को पानी पिलाया, सिंचाई की उसमें, और उससे जो अनाज प्राप्त हुआ, अधिक अपने जीवन यापन के लिए रखा और बाकी को बेच दिया मार्केट में व्यापारी को। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम उसको ऐसे ही दे के आ जाएंगे, नहीं, हमने बिक्री की है तो बिक्री का हम जो लागत पैसे मिलेंगे, जो मूल्य मिलेगा, है ना, हम उसको लाएंगे और उसके माध्यम से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो हम इसको तो क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, तो हमारी बिक्री कितनी हो गई? हाँ, तो हमारी बिक्री बिक्री हमारी प्लस हो जाएगी, है ना? फिर हमारा अंतिम स्टॉक, है ना? अब देखो यहाँ पर स्टॉक, अब देखो मैंने बताया था कि स्टॉक हम अंतिम, जहाँ पर ये आ जाए ना अंतिम, उसको हम सिर्फ लेस करते हैं, माइनस करते हैं। आगे समझ, अब देखो अंतिम कहाँ का है? एक अंतिम स्टॉक ये रहा, एक प्रारंभिक स्टॉक ये रहा। अब ये प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए ना, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, दोनों ये आपस में भाई भाई, है ना? तो अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक, अब ये हो जाएगा हमारा अंतिम स्टॉक। हाँ, अंतिम स्टॉक
माइनस प्रारंभिक प्रारंभिक स्टॉक। देखो मैं इसको पूरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, स्टॉक। हाँ, ये हो जाएगा हमारा बिक्री प्लस अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक। फिर आगे मेरा क्या है, अच्छा मध्यवर्ती, हाँ मध्यवर्ती उपयोग। हाँ, तो ये जो मध्यवर्ती उपयोग है, ये मध्यवर्ती उपयोग भी हमारा ये बीच का है ना, तो इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा मध्यवर्ती उपयोग, क्योंकि ऐसी वस्तु जो जिसका अधिकार किसी पे है नहीं, बस अब जिसका अधिकार नहीं होता, किसी का जो ओनर मालिक नहीं होता, वो उस वस्तु की कैसी कंडीशन होगी आप जानते होंगे, इसके लिए इसको भी माइनस करेंगे। हाँ, फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। हम्म, देखिए अप्रत्यक्ष कर, क्या है ये, अप्रत्यक्ष कर। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अप्रत्यक्ष कर। अब ये जो अप्रत्यक्ष कर है ना आपके, इस अप्रत्यक्ष कर को बताइए आप, हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। हाँ, तो ये जो अप्रत्यक्ष कर है, इस हम अप्रत्यक्ष कर को भी हम क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर। जो ये हमारा अप्रत्यक्ष कर होगा, ये हमारा लेस कर देंगे। फिर स्थिर पूंजी का उपयोग। अब स्थिर पूंजी का जो उपयोग करेंगे, अब स्थिर पूंजी किस कार्य की, जो का पूंजी गतिशील होती है वो हमारे कार्य की होती है, माइनस स्थिर, है ना, स्थिर पूंजी। हाँ, अब इस सूत्र का हिसाब से इनको रख दीजिए अंकों को, और वो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 माइनस, अब देखिए ये कितना है, अंतिम स्टॉक कितना हमारा, अंतिम स्टॉक हमारा हो गया 100 माइनस, फिर हमारा प्रारंभिक स्टॉक 200, है ना। फिर ये हो गया हमारे दो माइनस मध्यवर्ती उपयोग 300, है ना। फिर हमारा क्या हो गया, फिर हमारा हो गया अप्रत्यक्ष कर माइनस 50, और अंतिम में हो गया हमारा माइनस 150। अब आप इसको घटा दीजिएगा 1000, है ना। अब ये हो जाएंगे हमारे माइनस 200 में 100 गए तो ये हो जाएंगे हमारे 100, है ना। 100 हो गए, ये हो जाएंगे हमारे माइनस, घटा दो इसमें से, ये हो जाएंगे हमारे 300, और इसको आप लेस कर दीजिए, हमारे हो जाएंगे 100, है ना। फिर इसको घटा दीजिए। अब देखिए 100, और ये हो गया कितना आपके 400, और ये हो गया आपके 500, है ना। हाँ, 200, 300, और ये गए तो 100, कितने हो रहे हैं, 300, ये हो गया आपके 400, हम्म हम्म, तो ये हमारे 500 बच जाएंगे, कितना, तो इसका हमारा उत्तर आ जाएगा 500, है ना। तो ये हमारा हो जाएगी, ये जो हमारा आंसर आ गया शुद्ध मूल्य वृद्धि, तो ये इसके हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा शुद्ध मूल्य वृद्धि, क्या आ गया, शुद्ध मूल्य वृद्धि। हाँ, ये हमारा आंसर, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा समझिएगा और आगे चलते रहिएगा। हाँ, स्क्रीन शॉट लो, देख सभी बच्चे स्क्रीन शॉट लो, और फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बस पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जैसे आप पढ़ोगे वैसे आप बढ़ोगे, है ना। हाँ, देखो, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न सूचनाओं के आधार पर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद याद कीजिए। यानी कि सकल, अब हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, हाँ अब देखो यहाँ पर देखो, विदेश से शुद्ध साधन, अब देखो यहाँ पर साधन आया है आपको, वहाँ पर क्या आया था, हमारे वहाँ पर आया था कारक, यहाँ पर आया था हमारे साधन। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, राष्ट्रीय आय, अब कुछ इसमें सरल है, राष्ट्रीय आय को हम हमेशा जोड़ते हैं, तो ये हमारी देखो राष्ट्रीय आय, है ना, राष्ट्रीय आय प्लस फिर क्या है, स्थायी पूंजी, है ना, मूल्य, हाँ तो स्थायी पूंजी इसको भी जोड़ते हैं, स्थायी पूंजी, क्योंकि स्थायी है ना, हाँ स्थायी पूंजी, है ना। फिर स्थायी पूंजी के बाद हमारा क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर को हम घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है ना, यहाँ पर हम शुद्ध अप्रत्यक्ष, इसलिए इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध है, अगर अप्रत्यक्ष होता है उसको घटा देते हैं, लेकिन शुद्ध अप्रत्यक्ष है, शुद्ध अप्रत्यक्ष को हम जोड़ देते हैं। फिर हमारे सामने क्या, अब देखो यहाँ पर साधन है तो इसलिए घटाएंगे इसको, है ना, माइनस विदेशी, माइनस माइनस विदेश है ना, माइनस विदेश है, शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन, शुद्ध साधन आय। अब सूत्र के हिसाब से अंकों को लिख दीजिए, है ना। हाँ, 850, हाँ 850 प्लस 2000, है ना, प्लस फिर क्या है हमारे सामने, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अच्छा 1500, है ना। हाँ, फिर माइनस 1000, जोड़ दीजिएगा, ये हो गया आपके 2000, ये हो गया आपके तीन, तीन और ये साढ़े तीन, साढ़े तीन, है ना, साढ़े तीन, और ये हो गया 4, और ये 8 हो गए 12, है ना, कितने हो गए 12, तो 12 माइनस 1, है ना, माइनस 1, 2 और 1 15, 1 हो गया आपके 2, 4, 4, 12, हाँ 1, तो हमारे ये 1000 गया इसमें, तो कितना आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएंगे हमारे 11, है ना।
हम्म, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा, अब देखो यह करोड़ों में है ना, तो ये 11 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 करोड़ हो जाएगा। 11 करोड़। आप तो इसको ऐसे लिख दीजिए बस। हम्म, 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 11,000 करोड़ हो जाएगा हमारा ये। क्या उतना हो जाएगा? 11,000 करोड़। ये हमारा, और फिर ये हमारा सकल उत्पाद हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। आगे समझ में? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। बच्चे इन प्रश्नों को देखकर घबरा जाता है कि ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे, किस विधि से करेंगे। लेकिन कुछ घबराना नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है, शब्दों को देखना है। ये स्थायी पूंजी है, कहीं पर स्थिर पूंजी होती है, जैसे ये राष्ट्रीय आय, जैसे ये शुद्ध, जैसे कहीं पर भी शुद्ध ए ये होता है, ए प्रत्यक्ष कर, और यहाँ पर दे रहेगा शुद्ध ए प्रत्यक्ष कर, तो शुद्ध ए प्रत्यक्ष कर को जोड़ना होता है, ए प्रत्यक्ष कर को घटाना होता है। इस जोड़ने और घटाने के जो अंतर को बच्चा यदि समझ जाए तो वो ऐसे प्रश्न को सारे को सोल्व कर पाएगा। लेकिन जोड़ने घटाने के यदि अंतर को समझ नहीं पाया, शब्दों के इस कन्फ्यूजन को नहीं समझ पाया, तो फिर वो गलती करेगा। इसलिए आप शब्दों के कन्फ्यूजन को समझना कि शब्द क्या कह रहे हैं, कहाँ पर हमें घटाना है, कहाँ पर हमें माइनस करना है, ये आपको जानकारी रखना है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, आप बस बने रहिएगा। हाँ, अच्छा, चलो देखो, ये आज इस क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, जो आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन निरंतर जब तक परीक्षा हमारे नज़दीक आ जाएंगी, पूरा फरवरी का महीना है ना, पूरे फरवरी के महीने में हम हमारा 2 बार रिवीजन कर लेंगे। इस 2 बार रिवीजन करने के बाद अर्थशास्त्र का ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, या फिर आप परीक्षा के अंदर उसका आंसर सही नहीं दे कर आओगे। मुझे विश्वास है, आप यदि इस ज्ञान यज्ञ क्लासेस के अंदर निरंतर आप अध्ययन करोगे, निरंतर आप पढ़ते रहोगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप परीक्षा के अंदर जिस सीट पर, जिस जगह पर आपका बैठना होगा, मैं लिख के देता हूँ, इकोनॉमिक्स के अंदर वो इतिहास का स्थान साक्षी रहेगा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के बाहर जाने वाले नहीं है। इसलिए आप निरंतर पढ़िएगा और चिंता नहीं करना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है ना। चिंता मिटी, है ना, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही महान वाह, है ना। इसलिए आप सिर्फ पढ़ते रहिए, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। जब आपको घबराहट होती है ना, तब सिर्फ आसमान के ऊपर देखिए, है ना। रात में सुबह जल्दी उठ के उन चिड़ियों को देखिए, है ना। अब मुझे बताइए, क्या चिड़िया भी आपके जैसे चिंता करती है? चिड़िया चिंता नहीं करती, पक्षी चिंता नहीं करता, वो सिर्फ चिंतन करता है और अपनी मजदूरी करता है। मजदूरी का तात्पर्य क्या है? वो दिन भर अपने पंख को इधर उधर उड़ते उड़ते अपने कार्य की तलाश में, अपने बच्चों के लालन पालन की तलाश में मेहनत करता है। उसकी चोंच में कितना तिनका आए वो नहीं जानता, क्या उसकी चोंच में कितना दाना आएगा, क्या वो उसके बच्चे के लिए पर्याप्त होगा, वो नहीं जानता। लेकिन वो निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, और निरंतर चलते 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 एक दिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मैं मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि आप सभी बच्चे कम समय के अंदर ज़्यादा पढ़ने की बजाय कम पढ़िए और उसको अच्छा पढ़िए। जितना आप अच्छा पढ़ोगे उतने आपके परीक्षा के अच्छे नंबर आएंगे। आप ज़्यादा के चक्कर के अंदर, ज़्यादा पढ़ने की उस लालसा में आप पढ़े हुए को भी भूल जाएंगे और परीक्षा के अंदर आप पीछे रह जाओगे। इसीलिए आपको इस ज्ञान यज्ञ क्लासेस की ओर से ये एक विशेष प्रेरणा है कि आप सभी, यदि आपने पूरे साल में कुछ नहीं किया है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको इस वर्ष 2025 के इस नवीन साल में, नवीन भर्ती पे, इस नवीन परीक्षा के अंदर आप अच्छे से पास होंगे। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बस आप निरंतर पढ़िएगा। और यदि ज्ञान यज्ञ क्लासेस आप जुड़ गए तो समझ लेना कि आप फेल होने वाले उन बच्चों की पंक्ति से निकल गए और सबसे आगे जाके खड़े हो गए, जहाँ पर सबसे पहला नाम का उद्घोष होता है ना। इसीलिए आप निरंतर पढ़िएगा और समझिएगा। समय मिल जाए, सिर्फ दिन भर पढ़ना ही नहीं है, अपने माता पिता की हेल्प भी करनी है, उनके साथ काम में उनका हाथ बटाना है, और बस माता पिता के साथ में खिलखिलाते हंसते पढ़ते, ऐसे करते करते पढ़िए। और बस खेतों में जाना, खेतों के, अभी वर्षा ऋतु चल रही है तो वर्षा ऋतु में बस खेतों में जाओ आराम से, है ना। खेतों में जाकर उस हरियाली रूपी वातावरण में बैठो और बस शुद्ध वातावरण में आराम से जाकर अध्ययन करो, आपका अच्छा मन लगेगा, है ना। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन के नए सपनों को तय करते रहिए। सभी विद्यार्थियों को, सभी ज्ञानार्जन और विद्या प्रेमियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम और आप अगली क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तभी के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।